महर्षि दयानंद विद्यापीठ के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 12 है, विषय नागरिक शास्त्र, अध्याय 7, जन आंदोलन का उदय, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट का अध्ययन करेंगे। आज के विषय में जन आंदोलन क्या होता है, जन आंदोलन का क्या प्रभाव है राजनीति में, जन आंदोलन से जनता ने अपनी समस्याओं को कैसे रखा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जन आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जो जनहित या लोगों के द्वारा किसी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं। ये आंदोलन वंचित, पीड़ित, शोषित वर्गों को अभिव्यक्ति के लिए मंच प्रदान करते हैं। जन आंदोलन द्वारा सत्याग्रह, रैली, शांतिपूर्वक हड़ताल, विरोध प्रदर्शन आदि तरीके अपनाए जाते हैं। ऐसे आंदोलन किसी दल या राजनीति से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए 1973 में उत्तराखंड में हुआ चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। इन जन आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह राजनीति की कमियों को स्पष्ट रूप से रखता है सरकार के समक्ष। सामाजिक आर्थिक मुद्दों को उठाने का आंदोलन एक मंच प्रदान करता है, जन आंदोलन। तीसरा, सामाजिक तनाव और जनता के विरोध को समुचित और व्यवस्थित दिशा देकर लोकतंत्र की रक्षा करना और विकास करना भी होता है, और इससे जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होती है और जन आंदोलन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। आंदोलन के प्रकार, आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? आंदोलन 2 प्रकार के हैं, जिन्हें दल आधारित और गैर दलीय आधारित, जिसमें बात रखी गई है कि दल पर आधारित जो हैं वो नक्सलबाड़ी आंदोलन, तेलंगाना, तिभागा। तेलंगाना आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य से काटकर बनाया गया राज्य है, जहां पर लोगों ने भी अपने आंदोलन, जन आंदोलन के माध्यम से, राजनीतिक दल के समर्थन के माध्यम से अपने राज्यों का निर्माण किया है। गैर दलीय महिला आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन, जातीय आधारित आंदोलन, किसान आंदोलन। ये गैर दलीय यानी जिस आंदोलन को किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिला। चिपको आंदोलन, ये हम बात कर रहे हैं अब महिला आंदोलन के अंतर्गत, क्योंकि इस आंदोलन में विशेष योगदान महिलाओं का रहा। और इस पिक्चर में, इस चित्र में आप देख भी रहे हैं कि कुछ महिलाएं पेड़ के चारों तरफ पेड़ को घेर कर खड़ी हुई हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए, पेड़ों को ना काटा जाए। पेड़ों से चिपक जाना, यह घटना उत्तराखंड के एक गांव के स्थानीय लोगों ने पेड़ों को अपने बाहों में भरकर उनकी कटाई का विरोध किया, और यह विरोध व्यापक रूप धारण करते हुए पर्यावरण आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जो चिपको आंदोलन के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। गोरा देवी महिला ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी, और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के ग्रामीणों के विरोध स्वरूप तब हुई जब वन विभाग ने उन्हें खेती और औजार बनाने के लिए अंगूर के पेड़ों की कटाई की अनुमति न देते हुए एक व्यावसायिक खेल सामग्री निर्माता कंपनी को अनुमति दे दी। वन विभाग के इस निर्णय का विरोध जल्द ही उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा था। चिपको आंदोलन के अंतर्गत आंदोलनकर्ताओं ने सरकार से कई प्रकार की मांगे भी रखी कि जंगलों की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्ति को न दिया जाए, प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन इत्यादि पर स्थानीय लोगों को नियंत्रण होना चाहिए।
लघु उद्योगों की सामग्री कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाए और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाए, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पिक्चर में देख भी रहे हैं कि महिलाओं ने पेड़ों को अपने बाहों में भर के खड़े हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए। तो चिपको आंदोलन की जो प्रकृति है उसमें महिलाओं का विशेष रूप से सक्रिय योगदान तथा जंगलों की कटाई एवं ठेकेदारों द्वारा हो रही शराब की आपूर्ति से पुरुषों में बढ़ रही शराब की लत के विरुद्ध भी महिलाओं के द्वारा आवाज उठाई गई। और यह कुछ आंदोलन ऐसे हुए जो सामाजिक मुद्दों में भी शामिल हुए। चिपको आंदोलन करने का प्रभाव ये रहा कि सरकार ने 15 वर्षों के लिए हिमालय के क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी, जिससे ग्रीन को कवर किया जा सके, संतुलित बनाया जा सके। चिपको आंदोलन देश के अन्य क्षेत्रों में होने वाले जन आंदोलन के लिए प्रतीक चिन्ह बन गया था। अब बात करेंगे हम नर्मदा आंदोलन की। जैसा कि आप देख रहे हो चित्र में, ये एक सिंबल बनाया गया था नर्मदा बचाओ के लिए। और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार द्वारा गुजरात में सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, दो बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया था। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुभारंभ हुआ तो स्थानीय लोगों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने इस समस्या को एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में मुद्दे को उठाया। यहाँ इस आंदोलन के माध्यम से लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जैसा आप यहाँ बैनर पे देख रहे हैं, बिना पुनर्वास डूब ना मंजूर। यानी पुनर्वास माने रहने का स्थान दिया जाए, डूब ना मंजूर यानी हम डूबने को मंजूरी नहीं देंगे, हम डूबेंगे नहीं, हमारे खेती बाड़ी, हमारे जंगल नहीं डूबने चाहिए, बल्कि हमें रहने का स्थान भी उपलब्ध कराया जाए। और इस आंदोलन की उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं। आप इस पोस्टर में देखोगे कि नर्मदा हमारी जीवन रेखा नहीं होगी मरण रेखा। एक महिला हैं जो माइक लेकर दिखाई दे रही हैं आपको। ये मेधा पाटकर हैं जिन्होंने महिला स्वरूप एक सक्रिय योगदान दिया। और कोई भी समस्या एक जन आंदोलन कितना बड़ा रूप ले सकती है यह आप देख रहे हैं। मेधा पाटकर जी इसमें दिखाई दे रही हैं। और इस आंदोलन का परिणाम ये निकला कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह बांध निर्माण के कार्य को जारी रखने के साथ साथ उससे प्रभावित होने वाले लोगों के लिए पुनर्वास को सुनिश्चित करे। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक रणनीति के माध्यम से अपनी बात को न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाते हुए जनता की समझ को विकसित किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन अनेक स्थानीय समूह और आंदोलन भी जुड़ गए थे और यह आंदोलन विभिन्न गठबंधनों पर आधारित रहने लगा। अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में महिलाएं अशिक्षित थीं, लेकिन अपने समस्याओं को जनता के समक्ष रखने में वो कामयाब रही हैं। और उन्होंने अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष कि जमीन डूब रही है, जंगल डूब रहे हैं, खेती डूब रही है और परिवार भी खतरे में है, इसलिए हमें पुनर्वास की व्यवस्था दी जाए। और सरकार ने इस व्यवस्था को बाद में उपलब्ध भी कराया था। अब बात करेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी माने शराब। आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा अपने क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए किया गया 1992 में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का यह संघर्ष सरकार और शराब माफिया दोनों के विरुद्ध था, क्योंकि ताड़ी विरोधी यानी शराब विरोधी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा माने महिलाएं जहाँ 35 साल से जो ऊपर की महिलाएं होती हैं उम्र में, उनके लिए एक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा था। वहाँ महिलाओं ने पुरुषों की शराब की आदत की चर्चा के विषय में शराब बंदी के मुद्दे को उठाया कि ताड़ी की बिक्री बंद करो नारे ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों के साथ महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव जैसे मुद्दों को भी उठाया।
और करीब इस आंदोलन में 5000 गांव की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इसका आंदोलन का जो परिणाम और प्रभाव रहा वह राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं के लिए संविधान में 73वें 74वें संशोधन के द्वारा स्थानीय निकाय में आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को भी इलेक्शन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। ऐसी व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा की गई। इसके बाद शराबखोरी के खिलाफ समय समय पर महिलाओं ने अपने जन आंदोलन का भी जुलूस, प्रोसेशंस निकाले, लोगों ने के सामने सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। दलित पैंथर्स माने जो महाराष्ट्र में शोषित और पीड़ित वर्ग था, उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए एक दलित पैंथर्स का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था कि शोषण एवं भौतिक संसाधनों के वितरण में हो रहे अन्याय के विरुद्ध सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। यानी यदि सरकार ने कानून बनाया है और कोई भी भौतिक संसाधन वितरित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, तो वहाँ पर अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा, भारतीय संविधान में छुआछूत का भी अंत किया गया है, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है। दलित पैंथर्स की गतिविधियों में उन्होंने 1989 में दलित पैंथर्स और अन्य दलित संगठनों के अन्याय व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के परिणाम स्वरूप सरकार ने दलितों के शोषण के विरुद्ध कठोर कानून भी बनाया है। 1975 में चुनावी समझौते के कारण दलित पैंथर्स का राजनीतिक पतन हो गया था और इस पतन के बाद BAMCEF अस्तित्व में आया। BAMCEF, BAMCEF यानी बैकवर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी दलित पैंथर्स जैसे संगठनों ने अपने शोषण के खिलाफ सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा। अब बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक संगठन था जो करीब 1970 और 80 के दशक में अस्तित्व में आया था। भारतीय किसान यूनियन की मांग थी कि गन्ने और गेहूं के सरकारी जो खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की जाए और किसानों का जो शेष बकाया कर्ज माफ किया जाए और उसके लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए। भारतीय किसान यूनियन की जो विशेषताएं हैं कि उन्होंने जातिगत, वंश या संपर्क जाल पर आधारित होने के कारण बिना किसी औपचारिकता के लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखा था और समय समय पर किसानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा और जनता को एक मंच भी प्रदान किया। सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार क्या है कि सूचना का अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए, क्योंकि सूचना का अधिकार ये लोकतंत्र व्यवस्था का चौथा आधार स्तंभ है, जिसके अंतर्गत यह पहली बार सन 1990 में राजस्थान के भीम तहसील से शुरू हुआ था और इसकी मांग मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा की गई थी। और इसकी जो मांग या जो प्रभाव है वो यह है कि सरकार ने राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर जनता को पंचायत संबंधी दस्तावेज प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने के साथ साथ पंचायतों के बजट, खर्च, नीति निर्माण को सार्वजनिक किया जाना। इसका अर्थ यह है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत सरकार क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसकी जानकारी लोकतंत्र के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक नागरिक को रख दी गई है। सूचना का अधिकार 2005 में बन गया था, जो समय रहते राष्ट्रपति की अनुमति के बाद लागू किया गया था। सूचना का अधिकार लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का हक है कि सरकार अपने अधिकार को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रही है और जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार नहीं होगा वहां लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस लेसन में आपने पढ़ा है
कि जन आंदोलन का अर्थ, जन आंदोलन के प्रकार और गैर दलीय आधारित आंदोलन और राजनीतिक दल पर आधारित आंदोलनों के बारे में पढ़ा है। अब सभी बच्चे इस गृह कार्य के अंतर्गत चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन, सूचना का अधिकार, नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलन का क्या अभिप्राय है, इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप अपनी आंदोलनों के बारे में इन समस्याओं को, उनके उपाय कॉपी में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।